हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ऑनलाइन विद्याधन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानक के बारे में। इसके पहले हमने जो है रिसर्च ऑफ ट्रूथ में हमने आपको बताया था, बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, इन सभी टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। आपने देखा था कि ये जो इसके पहले के जो टॉपिक आपको मैंने दिए वे सभी इम्पोर्टेंट हैं और इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ आपके लिए उपयोगी भी हैं। इसलिए इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना है कि ये जो टॉपिक आपको दिए गए, या कह सकते हो कि टूल्स ऑफ रिसर्च जो आपको दिए गए, उनको बारीकी से समझना है और उनको अच्छी तरीके से समझ के उनके प्रश्न को हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हम उसको हम बारीकी से समझेंगे। तो इस टॉपिक में हम बात कर रहे हैं मानक की। तो मानक को सबसे पहले जानना जरूरी है। देखो, मानक को अगर आपसे मैं पूछूं कि मानक क्या होते हैं, तो निश्चित तौर पे आप इसको जानते हैं कि मानक क्या होते हैं, लेकिन इसके कुछ अपने प्रकार होते हैं। उन प्रकारों की चर्चा में करनी है, उन प्रकारों के बारे में जान लेना है, क्योंकि मानक आप अच्छे से जानते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन किसे कहते हैं या नॉर्म्स किसे कहते हैं। कुछ ऐसे स्टैंडर्ड जिनके आधार पे हम जो है कंपैरिजन कर पाते हैं कि जो चीज़ जिससे हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, एक कोई भी चीज़ है जो मानक के अनुरूप प्रमाणित है, और दूसरी चीज़ ऐसी है जो बनाई गई। अब उसमें क्या कमी है, क्या कमी नहीं है, ये तो हम तभी कह पाएंगे जब उसको जो स्टैंडर्ड चीज़ है उससे उसका कंपैरिजन किया जाए। तो ये हो गया हमारा समझने का सिंपल तरीका अपनी सिंपल सी लैंग्वेज में। अगर हम बात करते हैं इसी को साइंटिफिक रिसर्च में साइंटिफिक तरीके से समझने के लिए, तो इसमें बताया गया है कि किसी विशिष्ट जीव संख्या द्वारा किसी विशिष्ट परीक्षण पर प्राप्त औसत या विशेष अंक जो होता है वही मानक होता है। आपने देखा होगा कि मानक को अगर हम जो है सिंपल तरीके से और समझना चाहते हैं, तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई बालक है, उस बालक के ऊपर इंटेलिजेंस टेस्ट अप्लाई किया गया, उसका बुद्धि परीक्षण किया गया। उस बुद्धि परीक्षण में मान लीजिए उसमें जो है 50 आइटम्स रखे गए थे, और 50 में से उसने 30 अंक प्राप्त किए। अब ये 30 अंक क्या है, इसके आधार पे क्या हम उसे ये कह सकते हैं कि वह बहुत बुद्धिमान है, या निम्न बुद्धि स्तर का है, या सामान्य है, या औसत है, किस तरीके का है, ये नहीं कह सकते हम कुछ भी, जब तक कि हमें और भी बालकों के प्राप्तांक पता नहीं चल जाते। जब हमें और बालकों के प्राप्तांक पता चल जाएंगे, तो इसके आधार पे हम अनुमान लगा पाएंगे कि ये जो बालक है उसका जो अंक उसने जो प्राप्त किए, उसका जो स्थिति है क्लास में किस तरह की है, और अगर जो स्थिति उसकी है वो कैसी है, क्योंकि उसकी जो व्याख्या करते हैं और उनको की जो हम व्याख्या करना चाहते हैं वो मानक के अनुरूप ही करते हैं। बगैर किसी मानक के हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। इसीलिए हमें ध्यान देना होता है कि जो मानक हैं वो मुख्यतः इसके जो है 4 प्रकार होते हैं। पहला है आपका आयु मानक, दूसरा है कक्षा मानक जिसे ग्रेड नॉर्म्स कहते हैं, पहला एज नॉर्म्स होता है, तीसरा है शतांशीय मानक परसेंटाइल नॉर्म्स होता है, इसके बाद होता है आपका स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर नॉर्म्स। ये सारे जो है 4 मानक होते हैं। इन सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए अपना काम करना होता है और इसको समझना होता है। आयु मानक का मतलब होता है एज नॉर्म्स का सिंपल तरीका यही है समझने का, किसी भी प्रमाणिक परीक्षण पर किसी विशेष आयु के लोगों या बालकों द्वारा अंकों के औसत अंक को हम एज नॉर्म्स कहते हैं। मान लीजिए कोई राज्य है और उस राज्य के 10 साल के 1000 बालकों को हमने एक सैंपल के तौर पे इकट्ठा किया, और उनका हमने क्या किया, वेट किया, उनका भार जो है मापा। अब उसके आधार पे हम जो है 1000 लोगों का जो हमने 10 वर्ष के बालकों का जो भार था, 1000 लोगों का अलग अलग देखा हमने। किसी का मान लीजिए 30 kg है, किसी का 32 kg है, किसी का 34 है, किसी का 28 है। तो अब 1000 लोगों का जो भी वेट आएगा उसको एवरेज निकाला जाएगा। एवरेज मान लीजिए 30 आया, तो कह सकते हैं कि जो एज नॉर्म्स होगा वो हो जाएगा 30। तो आयु के अनुरूप जो जो वेरिएबल बढ़ते रहते हैं या घटते रहते हैं वो जो है आपके एज नॉर्म्स में आते हैं। आपको यहाँ ध्यान देके चलना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ इंक्लूड हो जाती है कि आयु मानक उन्हीं शील गुणों और क्षमताओं के लिए अधिक उपयोगी होते हैं
जो उम्र के साथ साथ क्रमबद्ध रूप से बढ़ते पाए जाते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट यही चीज़ है, इसलिए इसको आयु मानक में से समझ लेना है, एज नॉर्म्स में समझ लेना है। इसकी बात आती है कक्षा मानक की। हम बात करते हैं कक्षा मानक का मतलब होता है ग्रेड नॉर्म्स, जो कि क्लास नॉर्म्स जिसे हम कह सकते हैं। ग्रेड नॉर्म्स उन सील गुणों के लिए विकसित किया जाता है जिनमें स्कूल के एक वर्ग का मतलब क्लास से है, एक क्लास से दूसरी क्लास तक क्रमबद्ध वृद्धि, सिस्टमेटिक जो इंक्रीमेंट जो होता है, इंक्रीज करते हैं बालक, उसी से इसका संबंध होता है। कक्षा मानक आयु मानक के समान ही होते हैं। जिस प्रकार आयु मानक में विभिन्न आयु के छात्रों के लिए औसत प्राप्तांक ज्ञात हो करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कक्षा मानक में विभिन्न कक्षाओं के जो छात्र छात्राएं हैं उनका औसत जो प्राप्तांक है उनको ज्ञात किया जाता है। क्योंकि वहाँ पर हम जो है क्या कर रहे होते हैं, आयु के अनुरूप दूसरा वेरिएबल हम उसको देख रहे होते हैं, जो सील गुण होता है, ट्रेड्स होता है, उसकी उसकी व्याख्या कर रहे होते हैं हम एज नॉर्म्स में। यहाँ पर हम उसकी जो व्याख्या करते हैं छात्र छात्राओं की या जो भी स्टूडेंट्स हैं उनकी व्याख्या करते हैं क्लास के अकॉर्डिंग, कि पहली क्लास से चौथी क्लास का जो मानक है, उनके जो प्राप्तांक हैं, उनको हम उसकी व्याख्या उन्हीं के आधार पे हम कर पाते हैं। कक्षा मानक तैयार करने के लिए परीक्षण को विभिन्न कक्षा के छात्रों के प्रतिनिधि प्रतिशत पर प्रशासित किया जाता है तथा विभिन्न कक्षाओं के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का अलग अलग औसत ज्ञात कर लेते हैं। विभिन्न कक्षाओं के लिए ये औसत प्राप्तांक कक्षा मानक कहलाते हैं। एक से लेकर चौथी क्लास तक के, अगर चौथी वर्ग तक के या क्लास तक के हम मानक का पता करना चाहते हैं, तब क्या होगा, उस क्लास के जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, उस क्लास में जो बच्चे हैं उनके ऊपर उसी क्लास की उसी मानसिक स्तर के टेस्ट अप्लाई कर दिए जाएंगे और उनका एवरेज निकाल लिया जाएगा। इससे समझ में आ जाएगा कि पहली क्लास के बच्चे का जो ग्रेड नॉर्म्स है वो कितना है, दूसरी क्लास का कितना है, तीसरी क्लास का कितना, चौथी क्लास का कितना है, पांचवी क्लास का कितना, इसी तरीके से इसको ज्ञात किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे शतांशी मानक की, जिसे परसेंटाइल नॉर्म्स भी कहते हैं। ये जो परसेंटाइल नॉर्म्स की संख्या P1 से लेके P99 तक होती है और कह सकते हो कि टोटल 99 परसेंटाइल होते हैं, लेकिन इनको P1, P2, P3 से ना करके सुविधा की दृष्टि से P10, P20, P30, P40 इस तरीके से कर लेते हैं, जिससे कि उसके बीच में जो जो अंक आते चले जाते हैं उनको हम उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। जब हम परसेंटाइल कभी निकालने का अगर इसमें आएगा सिलेबस में, तो परसेंटाइल बताएंगे आप परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है, या कह सकते हो कि स्टैंडर्ड स्कोर कैसे निकाला जाता है, सिलेबस में अगर आता है तो उसके बारे में भी हम आगे चल के चर्चा करेंगे। शतांशी मानक की हम यह बात कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया कि इसमें जो है 99 नंबर्स होते हैं, 99 मानक शतांशी मानक होते हैं। और इसमें जो है शतांशी मानकों से जो अगर हम बात करते हैं इसकी व्याख्या की, तो शतांशी मानकों की से तात्पर्य परीक्षण पर उन छात्रों के किसी प्रतिनिधित्व प्रतिदर्श जो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल के द्वारा प्राप्त अंकों के विभिन्न शतांशों जो परसेंटाइल्स होते हैं उनसे उसका संबंध होता है। कोई शतांश वह प्राप्तांक है जिसके नीचे एक दिए गए प्रतिशत के बराबर छात्र अंक प्राप्त करता है। जैसे कि मान लीजिए P20 है, तो P20 का मतलब होगा, अगर कोई P20 कहीं लिखा हुआ है किसी भी जगह, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि वह प्राप्तांक जिससे कम अंक पाने वाले छात्रों का प्रतिशत 20 है। P20 अगर लग गया, इसका मतलब ये हो गया कि 20% छात्र ऐसे हैं जो उससे कम अंक प्राप्त कर रहे हैं। P30 हो गया, 30% छात्र ऐसे हैं या 30% छात्र ऐसे हैं जो इससे कम अंक प्राप्त कर रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा है समझने का तरीका, बस थोड़ा सी इसकी लैंग्वेज जब टफ हो जाती है तो आपको वो टफ लगने लग जाता है, पर इसको हम अपनी भाषा में समझना है। अगर हम इसको अपनी भाषा में समझेंगे तो इसके आंसर्स आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। अब हम बात करेंगे प्रमापीकृत प्राप्तांक मानक की, स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर नॉर्म्स की। तो इसमें जो है वह मानक जो प्रमाणिक अंक पर आधारित होता है, जो स्टैंडर्ड स्कोर होता है उसी पर ये आधारित होता है। रेवर ने कुछ अपनी परिभाषा दी, अपने शब्दों में से बताने का प्रयास किया। ये मैंने इसलिए ले लिया है क्योंकि ये जो है डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। कभी कभी सिर्फ डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है, तो इसलिए कुछ डेफिनेशंस जो आपके पास अगर कोई बुक है इस तरीके की, जो भी चाहे वो रिसर्च की हो या फिलॉसफी की हो, सोशियोलॉजी की हो, साइकोलॉजी की हो, तो
जो डेफिनेशन है उनको एक जगह नोट कर लीजिए और उन डेफिनेशंस को आप याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी कभी उन्हीं से प्रश्न सीधे सीधे बन जाते हैं। और जब हमें जो डेफिनेशन होती है याद नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में वो हमारे हाथ से अंक निकल जाते हैं। इसीलिए डेफिनेशन याद कर लीजिए। रेवर ने कहा था कि प्रमाणिक जो अंक होते हैं, स्टैंडर्ड जो स्कोर हैं, समानता वह व्युत्पन्न अंक हैं जो मानक विचलन पर आधारित होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन पर आधारित होते हैं। प्रमाणित प्राप्तांक मानक स्टैंडर्डाइज्ड स्कोर नॉर्म्स को सततात्मक मानक जिसे परसेंटाइल नॉर्म्स से इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि मापनी की इकाई पूर्ण रूपेण समान इक्वल होती है, जिससे इसकी सभी इकाइयों का अर्थ एक समान होता है। अब बात आती है इसमें कौन कौन से स्कोर सम्मिलित किए जाते हैं। तो इसमें आता है जेड स्कोर हुआ, टी स्कोर हुआ, सी स्कोर हुआ, हल स्कोर हुआ और स्टैंड 9 हुआ। ये जो है स्टैंडर्ड स्कोर के कुछ अपने उदाहरण हैं। इन्हीं उदाहरणों को हम जो है आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी आपको नॉर्म्स में सिर्फ इतना ही पढ़ना था कि नॉर्म्स क्या होते हैं, रिलायबिलिटी क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है। आगे चल के अगर आपका ये जो है जेड स्कोर, टी स्कोर, सी स्कोर अगर आता है सिलेबस में, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। और इसके में हमें ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि आपने देखा था कि जब भी कोई टेस्ट कंस्ट्रक्टर या शोधकर्ता जब कोई टेस्ट बनाता है तो उसके कुछ अपने मानक होते हैं। उन मानकों को ध्यान में रखते हुए या उन कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए वह जो है, चाहे वो उसकी वैधता ज्ञात कर रहा हो या उसकी विश्वसनीयता ज्ञात कर रहा हो या मानक को ध्यान में रखते हुए काम कर रहा हो, तो उसे कुछ प्रभावित करने वाले कारकों को भी ध्यान में रखना होता है। जिससे कह सकते हो, अगर इन बातों को ध्यान में रखा जाता है तो मानकों के अनुरूप जब परीक्षण बनता है तो वो एक अच्छा मानक परीक्षण कहलाता है। तो सबसे पहले इसमें जो है मुख्यतः जो है 4 चीज़ों का होना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। पहला, उसमें नवीनता होनी चाहिए, उसमें प्रतिनिधित्वता होनी चाहिए, सार्थकता होनी चाहिए और तुलनीयता होनी चाहिए। नवीनता का मतलब होता है कि बहुत सारे मानक ऐसे होते हैं जो वर्षों पहले बनाए गए, पर वर्तमान समय में अगर वह उपयोगी नहीं है तो उनको जो है रिवाइज करना चाहिए और वर्तमान समय की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, उनकी नवीनता को ध्यान में रखते हुए मानकों को तैयार करना चाहिए। प्रतिनिधित्वता का उसमें गुण होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिवनेस का उसमें गुण होगा, तो निश्चित तौर पे मानकों के अनुरूप बनाया गया जो परीक्षण होगा वो जो सैंपल से सही परिणाम देगा। सार्थकता होना चाहिए, रिलीवेंस होना चाहिए उसकी। जब तक किसी परीक्षण की सार्थकता नहीं होगी, मानक जो होते हैं अगर उनकी कोई सार्थकता नहीं है तो उसको रिवाइज करना जरूरी हो जाता है। आपने देखा होगा समय समय पर जो भी एडिशन आते हैं, चाहे वो बुक्स के हों या फिर कह सकते हो कि टेस्ट हो, उनमें भी रिवाइज होते रहते हैं, क्योंकि वो रिलीवेंस बनी रहे, उसमें जो है रिप्रेजेंटेटिवनेस का गुण बना रहे, तब तक जब तक कि उसमें कुछ कमियां हैं तब तक वो ये सारे गुण उसमें नहीं होंगे। उसमें कंपेरेबिलिटी का भी गुण होना इम्पोर्टेंट है, तो तुलनीयता का भी गुण उसमें होना चाहिए। अगर ये सभी चारों गुण उसमें सब होते हैं तो निश्चित तौर पे परीक्षण मानक के अनुरूप माना जाता है। आशा है कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।